चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम नेशनल इनकम का जो सेकंड मेथड है व्यय विधि वो करने जा रहे हैं। उसको समझने से पहले आप सब पहले प्रीवियस जो वीडियो डाले गए हैं नेशनल इनकम के वो सब देख लेना, पीछे के जो भी वीडियो हैं। अगर आप सब वो नहीं देखेंगे तो ये जो व्यय विधि है ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इसका जो थ्योरी पार्ट है वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वाली वीडियो में समझा रखा है। इसलिए पहले आप पीछे देख लेना, जिससे आप सबको मूल्यह्रास वगैरह के बारे में पता चल जाए कि मूल्यह्रास क्या होता है, या जो इसमें अभी आगे आएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वगैरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सबको थ्योरी में नहीं पता होगी तो आप प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले पीछे की देख लेना। और इससे पहले मैं जो है इस मेथड का जो आय विधि है, आय विधि करवा चुका हूँ, तो बच्चे पहले आय विधि भी देख लेना, वो थोड़ा आसान है इससे। इसलिए जब आप कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसलिए आय विधि भी देख लेना, उसके बाद व्यय विधि देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको लिख रखा है कि भाई जो आय व्यय विधि है उस व्यय विधि के कॉम्पोनेंट क्या है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो व्यय विधि है व्यय विधि के कॉम्पोनेंट को प्लस करने के बाद, इनको प्लस करने के बाद जो कॉम्पोनेंट है इन सबको प्लस करने के बाद आप सबके पास GD@MP आता है। मतलब कि भाई सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आप सबको प्राप्त होता है। और सकल घरेलू उत्पाद से हम कैसे राष्ट्रीय आय पे जाते हैं ये मैंने थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो, जो नेशनल इनकम के पार्ट थर्ड और फोर्थ है इसमें डिस्कस कर रखा है। और फोर्थ पार्ट में पूरे फॉर्मूले को डिस्कस किया था, जिसको मैंने आपका कहा था कि ये 3 मूल मंत्र है जो हर मेथड में इस्तेमाल होंगे। इसलिए मैंने कहा है कि पहले आप सब पीछे की वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना, जिससे आप सबको समझ में आए। बाकी थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करना है, पर आप सबको पता होना चाहिए कि भाई डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास क्या होता है, या अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, आर्थिक सहायता क्या होती है, ये सारी चीजें आप सबको पता होना चाहिए, जब ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्यय विधि का जो पहला कॉम्पोनेंट है वो है निजी अंतिम उपभोग व्यय लिखना था, ये गलती से निजी विधि लिख गया है, इसको करेक्ट कर लेना। इसको निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं, ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब ये निजी अंतिम उपभोग व्यय होता क्या है, तो देखिए इसमें 2 कंपोनेंट है, परिवारों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय और गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अंतिम उपभोग व्यय। अब इसको ध्यान समझिए। देखिए जैसे हम जो परिवार होता है, हाउस होल्ड, जैसे कि हम क्या करते हैं, खर्चे करते हैं, किस पे, सेवाओं पे करते हैं, वस्तुओं पे करते हैं। टिकाऊ वस्तुएं हो गई, गैर टिकाऊ वस्तुएं हो गई, या अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हो गई। तो इन सब पे जो खर्चा किया जाता है वो सारे परिवारों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय होता है। और गैर लाभकारी संस्थाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, कि जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो खर्चा किया जाता है वो भी निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंदर ही आता है। गैर लाभकारी संस्थाओं का मतलब जैसे कोई NGO वगैरह हो गए, तो वो जो खर्च कर रहा है परिवार के ऊपर अगर वो खर्च कर रहा है तो क्या है कि वो निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंदर ही आएगा। वैसे तो ये दोनों पॉइंट आपको जल्दी दे नहीं रखे होते हैं, डायरेक्ट यही दे होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। लेकिन मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखे थे, 2-4 क्वेश्चन देखे थे जिसमें लिखा हुआ था कि भाई परिवारों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय और गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अंतिम उपभोग व्यय। तो आप इन दोनों को प्लस करके फिर बनाओगे निजी अंतिम उपभोग व्यय। ज्यादातर क्वेश्चनों में तो सीधा डायरेक्ट आपको निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऐसे दे रखा था, तो एग्जाम में भी हो सकता है ऐसे आ जाए। तो अगर ये दोनों चीजें दे रखी तो इनको प्लस करने के बाद आपका बनेगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। जो सरकार जो खर्चा करती है उसको हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। अब सरकार किस चीज पे खर्चा करती है, भाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शिक्षा के ऊपर। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में आता है। तो ये सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हो गया। उसके बाद देखिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जो तीसरा कंपोनेंट है इसका, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है, सबसे ज्यादा चेंजेस इसी के अंदर होते हैं और सबसे ज्यादा समझने की जरूरत भी इसी को ही है। तो ये जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है इसको कह सकते हो कि भाई सकल निवेश भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है, सकल निवेश। तो निवेश से समझ जाइए। तो इसके 2 पार्ट है। मेन चीज क्या है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण और भंडारण निवेश। तो ये 2 पार्ट हैं, सकल स्थिर पूंजी निर्माण और भंडार निवेश। तो इन दोनों पार्टों को समझे होता क्या है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण, सकल स्थिर पूंजी निर्माण वो निवेश होता है जो कि एक लंबे टाइम तक चलता है। जैसे मान लीजिए
कि भाई किसने घर का निर्माण करवाया। अब एक चीज मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर देखिए निजी अंतिम उपभोग व्यय में है तो उसमें घरों का निर्माण नहीं आएगा। अगर किसी ने घर का निर्माण किया है तो वो इसमें इंक्लूड होता है, निवेश के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, वो अस्थायी निवेश माना जाता है। ये अस्थायी निवेश है तो उसको अस्थायी निवेश कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भाई घरों का निर्माण जो है निजी अंतिम उपभोग में नहीं आएगा, वो चाहे परिवार ने बनवाया है या गैर लाभकारी संस्थाओं ने परिवार के लिए बनवाया है, ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं आता है, वो इसके अंदर आता है सकल स्थिर पूंजी निर्माण। तो जैसे सकल स्थिर पूंजी निर्माण ऐसा निवेश या ऐसा पूंजी निर्माण जो लंबे टाइम के लिए होता है, अब वो चाहे व्यवसाय में हो या परिवार करे या सरकार करे, जिसमें बार बार चेंजेस ना किए जाते हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मशीन परचेज कर लेना या बिजनेसमैन ने कोई मशीन परचेज कर लिया या जो परिवार है उसने घर का निर्माण करवाया, तो ऐसे निवेश जो हैं सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहलाता है या सकल निवेश कहलाता है। ध्यान रखना, सकल स्थिर निवेश भी यही है और सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी यही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी जो जो चीजें एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या कंफ्यूजन करते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। उसका देखिए भंडार निवेश, इसको भाई चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है या स्टॉक में परिवर्तन भी कहा जाता है। अब ये स्टॉक में परिवर्तन कैसे हो सकता है? कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन हो सकता है, टिकाऊ माल के स्टॉक में परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा निवेश जिसके स्टॉक में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई कोई दुकानदार है या कोई मोबाइल शॉप वाला है, वो क्या करता है अपने स्टॉक को चेंज करता है, भाई नई चीजें लाता है, पुरानी चीजें बेचता रहता है, तो स्टॉक में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसा निवेश जिसके स्टॉक में परिवर्तन होता रहे तो उसको हम भंडार निवेश या स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं। अब स्टॉक में परिवर्तन को जरा समझ लीजिए, स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन कैसे होगा? अब हो सकता है कि डायरेक्ट आपको स्टॉक में परिवर्तन ना दे रखा हो, तो आपको उसमें दो चीजें दे रखेंगे जो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रारंभिक स्टॉक, और एक होता है अंतिम स्टॉक, ठीक है। तो ये दो स्टॉक दे रखे होंगे, प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। मतलब चेंज इन स्टॉक निकालते हैं, अंतिम स्टॉक में से आप प्रारंभिक स्टॉक माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ है। और अगर स्टॉक में परिवर्तन डायरेक्ट दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए चौथा कंपोनेंट क्या है? शुद्ध निर्यात। अब ये शुद्ध निर्यात क्या होता है भाई? निर्यात माइनस में आयात। अब निर्यात आयात के बारे में आप सब जानते होंगे। जो वस्तुएं हम विदेशों में बेचते हैं उसको निर्यात कहा जाता है, और जो वस्तुएं हम अपने देश में खरीदते हैं विदेशों से उसको आयात कहा जाता है। तो भाई निर्यात माइनस में आयात क्या होता है? शुद्ध निर्यात। अब ये सारे कंपोनेंट तो हमें समझ में आ गए कि इनका मतलब क्या है, इसमें क्या चीजें आती हैं। अब जरा हम ये देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरह से इसमें घुमाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो घुमाया जाएगा इस चीज में जो घुमाया जाएगा और थोड़ा बहुत इस चीज में घुमाया जाएगा, ये निजी अंतिम उपभोग व्यय डायरेक्ट लिखा जाता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय डायरेक्ट लिखा जाता है। इसमें कोई चीजें चेंज नहीं आती, थोड़ी बहुत जो चेंज आती है मैंने ये चीजें बता दी हैं, लेकिन ये भी बहुत कम क्वेश्चनों में आता है। मेन चीज यहां पर होता है। अब देखिए इन सारे कंपोनेंट को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास आता है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। इन सारे कंपोनेंट को जो आप प्लस करते हो तो आप सबके पास क्या आता है? जीडीपी एट एमपी आता है। पर कई बार क्या होता है, इस सकल घरेलू पूंजी निर्माण की जगह शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण लिखा होता है। क्या लिखा होता है? शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो कई बार ये लिखा होता है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पर शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण लिखा होगा तो यहां पर जीडीपी एट एमपी की जगह शुद्ध हो गया है, शुद्ध मतलब सकल हट गया, तो क्या हो जाएगा? एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? एनडीपी एट एमपी हो जाएगा, ठीक। ये चीज एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर लिखा होगा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। तो अगर शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण लिखा हुआ है तो आप सबको ध्यान रखना है कि भाई आप जब नेशनल इनकम निकालते हो तो आपको शुद्ध करना होता है। पहले से इसमें शुद्ध दे दिया गया है, डेप्रिसिएशन पहले से हटा दिया गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर भी सकल लिखा हुआ है तो यहां पर भी कई बार शुद्ध दे देगा, ठीक है। तो अगर शुद्ध देता है, शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण,
तो अगर शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण देता है तब भी यही क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी। अब और क्या समझने वाली चीज है कि अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट दे रखा है तो ये दोनों कंपोनेंट प्लस नहीं होंगे, जैसे हमने आईविधि में सीखा था कि भाई ये दोनों जो कंपोनेंट हैं वो इसी के तो हैं। तो अगर तुम्हें सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है तो इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, और अगर ये नहीं दे रखा है तो इन दोनों को प्लस करके या स्टॉक में परिवर्तन दे रखा होगा इसकी जगह, ठीक है, तो इनको प्लस करके आपको ये बनाना होता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि और गलतियां कहां होंगी। और गलतियां होती हैं जैसे सकल घरेलू पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, यहां पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण लिखा हुआ है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई ये है या ये है। तो देखो एक वर्ड इसमें ध्यान रखो, ये स्थिर है, स्थिर, ये स्थिर शब्द याद रखोगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि इसका ये एक कंपोनेंट है, ये चीज क्या है कि इसके एक कंपोनेंट है। तो ये स्थिर वर्ड याद रखना, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। कुछ भी लिखा आएगा तो अगर स्थिर लिखा आता है तो समझ जाना कि ये नहीं है, यहां पर स्थिर लिखा नहीं आएगा क्योंकि इसमें चेंज स्टॉक और सकल स्थिर पूंजी निर्माण दोनों आता है, ठीक है, तो यहां पर स्थिर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इस चीज को समझ जाना कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण। यहीं पे एक गलती और हो जाती है कि भाई सकल स्थिर पूंजी निर्माण लिखा आता है तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई सकल घरेलू पूंजी निर्माण है। ऐसा नहीं है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण का ये क्या है, कंपोनेंट है, एक तत्व है। तो अगर स्थिर शब्द आता है तो समझ जाना कि चेंज स्टॉक प्लस करके ये बनाया जाएगा। और अगर स्थिर शब्द नहीं लगा हुआ है, अगर स्थिर वर्ड यूज नहीं हुआ है, स्थिर को फिक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में भी देख लेना, ठीक है, तो अगर ये वर्ड यूज नहीं हुआ है तो समझ जाना, अगर सकल पूंजी निर्माण भी लिखा हुआ है, स्थिर वर्ड नहीं है, तो समझ जाना कि ये चीज बना हुआ है। अब चेंज इन स्टॉक प्लस नहीं होगा, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सकल पूंजी निर्माण लिखा होगा और सकल स्थिर पूंजी निर्माण लिख देंगे या चेंज इन स्टॉक दे देंगे। अब सकल पूंजी निर्माण लिखा हुआ है और चेंज इन स्टॉक दे दिया गया तो आप सब क्या करोगे, चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे इसके अंदर और आपको लगेगा ये बन के आ गया। ऐसा नहीं है, इस स्थिर वर्ड को याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर स्थिर सकल स्थिर पूंजी निर्माण लिखा आ रहा है तो आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करके फिर ये बनाना है। और अगर ये डायरेक्ट दे रखा है तो आप सबको क्या करना है कि भाई इनको यूज ही नहीं करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है एक तो। उसके बाद देखिए शुद्ध निर्यात। अब शुद्ध निर्यात में क्या है, निर्यात माइनस में आयात। कई बार क्या होगा, अब ये क्या होता है कि भाई जीडीपी निकालने के लिए इसको प्लस किया जाता है, जीडीपी निकालने के लिए इसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है, जीडीपी निकालने के लिए प्लस किया जाता है। अब क्या होगा, कई बार शुद्ध निर्यात की जगह लिखा जाएगा शुद्ध आयात। तो अगर शुद्ध आयात लिखा हुआ आता है तो इसको आपको माइनस करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कंफ्यूज करने के लिए ले जाता है, कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीजें घुमाई जाएंगी। बाकी बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला रहेगा कि भाई निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में शुद्ध निर्यात, आपका जीडीपी एट एमपी तैयार है। पर इसके कंपोनेंट दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर यहां पर मान लो शुद्ध लिखा आ गया तो शुद्ध लिखा आ गया, ये यहां पर सकल की जगह शुद्ध लिखा आ गया तो क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एमपी हो जाएगा, ना कि जीडीपी एट एमपी रहेगा। और अगर आप सबको फॉर्मूले के साथ ही करना है तो अगर यहां पर शुद्ध लिखा आ जाता है तो उसमें पहले डेप्रिसिएशन आप प्लस करेंगे, देन फिर जाकर जीडीपी एट एमपी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन फिर नेशनल इनकम के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि भाई अगर यहां पर शुद्ध लिखा जाता है तो एनडीपी एट एमपी निकाल लीजिए, एक स्टेप बच जाता है। अब इन सबको प्लस करने के बाद, इन सबको प्लस करने के बाद आपके पास आता है जीडीपी एट एमपी। अब नेशनल इनकम के लिए इससे आगे का क्या प्रोसेस होता है जरा उसको देख लेते हैं। तो आप सब इसको उतार लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी करके आप इसको क्या कर लिए, उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस क्या है। तो देखिए जीडीपी एट एमपी उनको प्लस करने के बाद आ गया था, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी इसको प्लस करने के बाद आ गया था तो जीडीपी, अब हमारा नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी होता है, ठीक है। नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए जीडीपी एट एमपी में से आप माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, या हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा एनडीपी एट एमपी, ठीक है। एक एन आ गया आपका है,
एक एन आ गया। अब देखिए नेशनल कैसे करते हैं, अब एनडीपी एट एमपी में आप प्लस करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में कहा जाता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। उसको प्लस करने के बाद आप सबके पास आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। अब दो चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब इसका बाद एफसी कैसे करते हैं, तो एनएनपी एमपी में से माइनस कर दिया जाएगा क्या भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते ही आपका नेशनल इनकम तैयार। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद ये तीन फॉर्मूले और यूज करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एनएफआईए प्लस करना है, मतलब विदेशों से साधन आय प्लस करना है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना है। इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल से बात की थी, किसमें, आपने जो है 4th वीडियो में नेशनल इनकम के, तो उसको भी देख लेना अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है कि भाई ये तीनों जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। तो चलिए, आप आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को कई बार देखना, जहां जहां गलतियां होती है वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इसके कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।